एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है, अगर कोई मुजरिम व्यक्ति जमानत पर देश छोड़कर भाग जाता है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती। आपका सवाल अच्छा है साहब, और बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे धनाढ्य लोग, ठग लोग भारत देश को ठग कर विदेशों में जाकर मजा कर रहे हैं। माल्या जी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत के बैंकों से बहुत सा पैसा ठगा और फिर देश से फरार हो गए। अपराधी भी हैं, चाहे वो दाऊद हो या और भी हो। और छोटे लेवल पर तो सब अनगिनत ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर अपराध करते हैं और अपराध करने के बाद अदालत और पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग विदेश भागते हैं, बहुत सारे लोग भारत में ही छुप के रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अदालत या पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती। तो ठीक है साहब, आइए आपको बताते हैं। जनाब, जैसे ही कोई मुजरिम कोई जुर्म करता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार करती है या कोर्ट में अभियुक्त को सरेंडर करना होता है। अब जब अभियुक्त कोर्ट को एक जमानत प्रार्थना पत्र देकर कहता है कि उसको छोड़ दिया जाए, अदालत ऐसे जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के बाद निर्णय लेती है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाए। इस निर्णय के साथ में अदालत अभियुक्त की हाजिरी केस में सुनिश्चित करने और गवाहों और सबूतों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए शर्तें भी अपने विवेक के अनुसार लगाती है। अब अभियुक्त सभी शर्तों को मानने का वचन देता है और अपने समर्थन में अदालत के आदेश अनुसार 2 व्यक्तियों की जमानत देता है। वो 2 व्यक्ति ये कहते हैं कि यदि ये भाग जाएगा तो कुल मिलाकर इतनी रकम हम अदालत को अदा करेंगे। ये रकम साहब कम या ज्यादा, छोटी या बड़ी, किसी भी प्रकार की हो, ये अदालत के आदेश के ऊपर निर्भर करता है। अक्सर ये रकम लगाकर 25,000 से और 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक जा सकती। ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, केस की ग्रेविटी पे या केस में किस प्रकार का अपराध हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से ही जमानत की राशि तय होती है। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर कि यदि अभियुक्त देश छोड़कर भाग जाए तो क्या कानूनी कार्रवाई होती है। सबसे पहले तो उस फरार मुजरिम के विरुद्ध कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। अब पुलिस फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास करती है। अभियुक्त को पुलिस जब गिरफ्तार करने में नाकाम हो जाती है तो वो कोर्ट से ऐसे अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करने की प्रार्थना करती है। ऐसी प्रार्थना के लिए वो एक प्रार्थना पत्र अदालत को देती है और ये बताती है कि साहब ये अभियुक्त है और इसके खिलाफ ये वारंट जारी है और ये इस केस में वांछित अपराधी है और ये सब मिल नहीं रहा है या इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये भाग गया है और या इसने अपने आप को छुपा लिया है, तो इसलिए इसको आप भगोड़ा घोषित कीजिए, एब्सकॉन्डर घोषित कीजिए। अब कोर्ट सीआरपीसी से मेरे तात्पर्य है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये प्रक्रिया बताता है कि किस प्रक्रिया से अदालतें चलेंगी, किस समय क्या होगा। तो सीआरपीसी की धारा 82 तथा 83 में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करके उसकी समस्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देती है। इसके साथ ही उसकी जमानत लेने वाले जमानतियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करके जमानत की रकम कोर्ट में भरने का आदेश देती है। अब यदि पुलिस को पता चलता है कि अपराधी देश से बाहर भाग गया है तो पुलिस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल की सहायता लेकर अभियुक्त की तलाश करती है। अब यदि किसी देश में अभियुक्त मिल गया तो भारत की पुलिस वहां की पुलिस से संपर्क करके अभियुक्त को एक छोटे समय के लिए गिरफ्तार करवा देती है। ऐसी गिरफ्तारी को डिटेंशन भी कह सकते हैं, यानी वहां की पुलिस जो है बिना किसी गवाह सबूत के अभियुक्त को डिटेन कर लेती है। अब क्योंकि अभियुक्त विदेश में मिल गया है और यहाँ से पुलिस ने वहां की पुलिस को, विदेशी पुलिस को सूचित भी कर दिया है, वहां अपराधी को कुछ वक्त के लिए डिटेन किया जा सकता है। डिटेन कर लिया या नहीं भी किया है तो वहाँ की पुलिस को सूचना है, वहाँ की पुलिस उस अपराधी के ऊपर नजर रख रही है, वो देख रही है कि ये भाग न जाए। मगर क्योंकि जब तक उस अपराधी के खिलाफ पक्के प्रमाण, पक्के सबूत या भारतीय वारंट वहाँ जारी ना हो जाए और वहाँ की अदालत उस वारंट को वेरीफाई करके पक्का न कर ले कि ये वारंट वाकई असली है और ये वाकई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तब तक उस अभियुक्त को उस दूसरे देश में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि डिटेन किया जा सकता है, मगर वो भी एक निश्चित समय के लिए, एक छोटे अंतराल के लिए उसे डिटेन किया जा सकता है पूछताछ के। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ की भारतीय पुलिस अदालत को इन्फॉर्म करती है, अदालत को बताती है कि सब इस देश के अंदर ये अभियुक्त मिला है और ये वहां पर रह रहा है
और उसके जितने भी जो सबूत पुलिस को मिले होते हैं विदेशी पुलिस के सारे, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, उसका एड्रेस प्रूफ हो, या जो कोई भी उसके पासपोर्ट हो, वीज़ा की डिटेल हो, वो सारी अदालत को देती है और अदालत से रिक्वेस्ट करती है कि साहब आप उस मुल्क के लिए, उस देश के लिए गिरफ्तारी वारंट बनाएं और उस अदालत के लिए बनाएं जहां पर अभियुक्त मिला है। अदालत गिरफ्तारी वारंट नए सिरे से जारी करती है जो इंटरनेशनली वैलिड हो। ऐसे वारंट को उस संबंधित अदालत को संबोधित होता है और पुलिस जांच अधिकारी को या सीबीआई को या ईडी को या जिस भी संबंधित विभाग की जांच एजेंसी उसको वो वारंट दे दिया जाता है। उसके बाद यदि मामला प्रदेश से संबंधित है तो प्रदेश पुलिस जो है प्रदेश सरकार से, और अगर मामला केंद्रीय एजेंसी से संबंधित है तो केंद्र सरकार से इजाजत लेती है। इजाजत लेनी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय पुलिस है साहब फॉरेन ट्रैवल करेंगे, उनका खर्चा है, आने जाने का एयर टिकट है, और सब मामलों में भारतीय विदेश मंत्रालय भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो परमिशन सरकार से सरकार देखती है सारे पेपर्स को और सरकार परमिशन ग्रांट करती है। भारत के जिन भी मुल्कों से प्रत्यर्पण संधि है उन देशों से अभियुक्त को भारत लाना आसान होता है बनिस्बत उन मुल्कों के जिनसे भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। तो प्रत्यर्पण संधि भी है और आपके पास सबूत भी हैं, तो वहाँ की कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है। वहाँ की कोर्ट अगर अप्रोप्रिएट पाती है, वो देखती है कि हाँ ये सबूत सफिशिएंट है इसकी गिरफ्तारी के लिए, तो वो भारतीय पुलिस के हवाले ऐसे अभियुक्त को कर सकती है और वो अभियुक्त को बाय प्लेन वापस लाके भारतीय कोर्ट में जिस कोर्ट से वो भागा था उसी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट उसका रिमांड लेती है। रिमांड का मतलब है उसकी कस्टडी और उसे न्यायिक हिरासत में दोबारा से जेल भेज दिया जाता है और जो मुकदमा उसके ऊपर चल रहा होता है वो मुकदमा वहीं से शुरू हो जाता है जहां पर वो रुका था जब वो भाग गए। अब आप पूछेंगे साहब माल्या और ये सब लोग अभी तक क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए साहब क्योंकि यही प्रक्रिया वहाँ की अदालतों में की जा रही है, वहाँ की अदालतों में पेंडिंग है। भारतीय पुलिस, भारतीय वकील, भारतीय कोर्ट्स में जो कार्रवाई उनके खिलाफ पेंडिंग है, जो गवाह हैं, सबूत हैं, वो सारी वहाँ पेश की जा रही है क्योंकि वहाँ की अदालतें जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक वो भारत को किसी भी अभियुक्त की कस्टडी नहीं देती। उनको संतुष्ट करना मुश्किल होता है, टफ होता है, क्योंकि जो आपको या आम लोगों को पढ़कर अखबारों से लगता है कि इसने तो ये जुर्म कर ही दिया, वैसे जुर्म नहीं माना जाता। जुर्म माना जाता है सबूतों और गवाहों के आधार पर, और क्या वो सबूत हैं, गवाह हैं, सफिशिएंट आपके पास, इसको देखा जाता है। और क्योंकि अदालती काम है तो अदालत में वहाँ पे भी निचली अदालत ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश को वहाँ की ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रक्रिया में भी एक लंबा समय लगता है और कई बार कुछ देश जो है जानबूझ के अपराधियों को जो है संरक्षण देते हैं, वो भारत को नहीं देना चाहते। दाऊद इब्राहिम इसका जीता जागता उदाहरण है, जो पाकिस्तान में रह रहा है या गल्फ कंट्रियों में घूमता है। वो गल्फ कंट्रियों से भारत का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, इसलिए भारत को वो लोग अभियुक्त को नहीं सौंपते। तो ये सब समस्या होती है। तो आपने पूछा कि क्या प्रक्रिया होती है साहब, तो सबसे गंभीर प्रक्रिया अगर भारत में भी इंसान छुपा हुआ है तो यही होती है कि उसकी सभी चल अचल संपत्ति को जो है सरकार जब्त कर लेती, कोर्ट जब्त कर लेता है, कुर्की का आदेश दे देता है, पुलिस जाती है और घर में सारा सामान जो है ट्रक में भर के लाती है और थाने में फेंक देती है। तो कहने का मतलब है आर्थिक रूप से आप पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगर आप भाग गए अदालत से तो आप आर्थिक रूप से पूरी तरह से खत्म हो गए। तो आपके भी कुछ अगर कोई केस चल रहे हैं और जिनमें अभियुक्त भागे हुए हैं और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है तो आप कार्रवाई को करवा सकते हैं साहब। 82-83 CRPC के अंदर आप कार्रवाई कराएंगे तो वो जो कोई भी अभियुक्त है, चाहे वो भले ही चेक बाउंस के केस में क्यों ना भागा हो, उसमें भी ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है अगर अभियुक्त नहीं आ रहा। और ये कार्रवाई करने के बाद अभियुक्त को आना ही पड़ता है क्योंकि आप समझ सकते हो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद, उसकी सारी सामान, घर का सब कुछ कुर्क कर लिया जाता है। और उस कुर्की होने के बाद जो है उस कुर्की को का सामान तो आप जानते ही साहब पुलिस थाने में पड़ा हो, और पुलिस ने भी भला कभी किसी को पूरा का पूरा सामान वापस दिया है? तो ये अभियुक्त भी जानते हैं, इसलिए वो पेश हो जाते हैं। उनको पता है कि हमारी जायदाद सब खत्म हो जाए, तो बिना जायदाद के फिर आगे केस को डिफेंड ही कैसे कर पाएगा? तो कोर्ट के पास सब कानून के हाथ लंबे तो होते ही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा देर से आता है, मगर भगवान की तरह सब देर है मगर अंधेर नहीं है। देर सवेर आपको अभियुक्त पकड़ा ही जाएगा। लोग निराशा फैलाते हैं कानून के प्रति, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है साहब। अब देखिए ना, माल्या हजारों करोड़ का जो है गबन किया उसने, आखिर में उसे देश से भागना पड़ा।
यानी देश के कानून में आज भी इतनी ताकत थी, वो सांसद था, सारे मंत्रियों से, नेताओं से उसके अच्छे संपर्क थे, फिर भी उसे देश छोड़ के भागना, भारत में नहीं रुक पाया। ललित मोदी क्रिकेट का किंग था, मगर फिर भी उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। आशाराम को आप राम रहीम साहब को, हजारों लाखों करोड़ों समर्थक, हजारों हजार करोड़ का कारोबार, ऐसे लोग होते हुए जिनके पूर्व प्रधानमंत्री क्या और मौजूदा प्रधानमंत्री क्या पैर छूते थे, उनको भी उठाकर कोर्ट ने जेल में बंद कर रखा। राम जेठमलानी जैसे वकील खड़े हो गए आशाराम के पक्ष में जमानत कराने पे, और उनकी जमानत नहीं करा पाए। सहारा श्री का उदाहरण लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ के बंद कर लिया। तो आप निराश मत हुई, आप ये मत सोचिए कि साहब ताकतवर से लड़ाई है तो पैसा ही सब कुछ है। पैसा है, मैटर करता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, मगर जनाब कहीं ना कहीं आपकी कानून की समझ आप में कितनी है ये भी मैटर करता है। आप लोग कह देते हैं गरीब है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, हाँ हो रहा है, मगर वो अन्याय होने का कारण सिर्फ पैसा नहीं होता, कानून की कम जानकारी भी इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि वो कानून के हिसाब से जानकारी है नहीं आपके पास, आपने सिर्फ रोना। अब क्योंकि कानून संबंधित अगर किसी के पास जानकारी है, क्योंकि कानून संबंधित जानकारी लोगों के पास है नहीं, उसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान है बनिस्बत के पैसे की कमी से। क्योंकि पैसे की कमी कितनी भी हो जाए आपके पास, अगर सलाह सही है, आप कानून ठीक मोशन में ला देते हैं, तो कम से कम आप एफआईआर तरीके से करा पाएंगे, आप गवाह सबूत इनको तो ठीक तरीके से प्रेजेंट करवा पाएंगे। आपने एफआईआर कर दी तो आपको तो वकील भी नहीं करना पड़ता साहब, सरकार आपका मुकदमा लड़ती है, तो इसमें गरीबी या पैसे की बात कहाँ से आ गई। और आशाराम बापू के ऊपर आरोप लगाने वाली जो लड़कियां थी, वो कौन सा बहुत अमीर घरों से आती? क्या 26,000 करोड़ का एम्पायर जो आशाराम बापू का है, उससे क्या मुकाबला संभव था 2 लड़कियों का? हो सकता है कोई समर्थक आशाराम बापू के सुन रहे हो, मगर मैं सिर्फ वकील के नाते आपको सिर्फ ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, पैसा अगर बचा सकता किसी, ये जानकारी बचा सकती, तो वो भी बच जाते ना, नहीं बचे ना, आखिरकार जेल जाना ही पड़ा ना। तो आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ साहब। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक श्रोता के नाते आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है साहब, मगर न जाने कौन सा सवाल आपकी समस्या से मैच कर जाए और आपकी समस्या घर बैठे हल हो जाए, क्योंकि वकील की सलाह साहब बहुत कीमती होती है। आपको आसान लग सकता है, मगर इस एक सलाह को देने के लिए हम लोगों को बहुत साल पढ़ाई करनी है, और एक वकील की पढ़ाई कभी नहीं रुकती। इसलिए साहब मदद कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कुछ ना कुछ तो जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। धन्यवाद।